बीजेपी का मुख्यमंत्री कौन होगा? आम लोगों के बीच में सियासी गलियारों में यही सवाल पूछा जा रहा है और जैसा कि होता भी आया है, जवाब आधिकारिक तौर पर तो कोई दे नहीं रहा है, लेकिन संकेत कई लोगों के मिल रहे हैं, नाम भी कई लोगों के हवा में तैर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि बीजेपी में मुख्यमंत्री के पद पर कई दावेदार हैं, लेकिन बीजेपी किसके नाम पर मोहर लगाएगी ये कहना मुश्किल है। नए मुख्यमंत्री का नाम तय करने में जातीय क्षेत्रीय संतुलन साधने का पूरा प्रयास बीजेपी की तरफ से होगा, लेकिन इस बात की पूरी संभावना है कि नया मुख्यमंत्री विधायकों में से ही कोई हो। कई सारे नाम हैं जिनकी चर्चा चल रही है। पहला नाम तो प्रवेश वर्मा का ही है, क्योंकि उन्होंने नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल को हरा दिया। वो जायंट किलर माने जा रहे हैं, जाट बिरादरी से आते हैं, बाहरी दिल्ली के हैं, लेकिन इसके बावजूद नई दिल्ली में दम दिखाया। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं। जाट बिरादरी के किसी शख्स को मुख्यमंत्री बनाने से दिल्ली के ग्रामीण इलाकों के साथ ही साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के जाट वोटरों में एक अच्छा संदेश जाएगा। प्रवेश वर्मा सांसद और विधायक भी रह चुके हैं। जीत के बाद प्रवेश वर्मा गृह मंत्री अमित शाह से भी मिल चुके हैं और इसलिए उनके नाम को लेकर और ज्यादा कयास लगने शुरू हो गए। एक नाम इसमें सतीश उपाध्याय का भी आ रहा है, जिन्होंने मालवीय नगर से जीत हासिल की है। सोमनाथ भारती को उन्होंने हराया है। बीजेपी का ब्राह्मण चेहरा वे माने जाते हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, दिल्ली युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे, एनडीएमसी के वाइस चेयरमैन भी रहे, लिहाजा उनको प्रशासनिक अनुभव भी है। उन्होंने संगठन में कई जिम्मेदारियां संभाली हैं। मध्य प्रदेश के सह प्रभारी रह चुके हैं। इसके साथ ही साथ उनके आरएसएस से करीबी रिश्ते हैं। एक नाम इसके अलावा आशीष सूद का भी है, जो कि बीजेपी का पंजाबी चेहरा है। वो डीयू के अध्यक्ष रह चुके हैं, निगम पार्षद रहे हैं, साथ ही वो दिल्ली बीजेपी के महामंत्री भी रह चुके हैं और फिलहाल गोवा के प्रभारी और जम्मू कश्मीर के सह प्रभारी। कई केंद्रीय नेताओं के साथ आशीष सूद के करीबी रिश्ते हैं। इनके अलावा एक और नाम लिया जा रहा है, वो है जितेंद्र महाजन का। ये वैश्य समाज से आते हैं और मुख्यमंत्री पद की लड़ाई में डार्क हॉर्स साबित हो सकते हैं। वो पहले भी विधायक रह चुके हैं और आरएसएस के करीबी माने जाते हैं। देखिए, विजेंद्र गुप्ता जो कि वैश्य समाज से आते हैं, दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं। आम आदमी पार्टी की लहर में भी वो लगातार 2 बार विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं। फिलहाल वे विपक्ष के नेता हैं और दिल्ली नगर निगम में भी वो लंबे समय तक सक्रिय रहे हैं और पार्षद की जिम्मेदारी भी निभा चुके हैं। तो ये वो नाम हैं जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के दावेदार के तौर पर फिलहाल दिखाई देते हैं। हालांकि बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता का कहना है कि हमारे 48 मुख्यमंत्री जीते, इनमें से कौन मुख्यमंत्री बनेगा ये समय तय करेगा, लेकिन रोटेशन पर नहीं होगा, ये बात पक्का है। संजय जी, आपकी पिक, आप किसको चूज करेंगे इनमें से, या कोई और दूसरा नाम लेके आएंगे? मैं ये हिमाकत नहीं करूंगा कि जिन्होंने भी किया वो फेल हुए, तो ये हिमाकत करना लाजमी नहीं होगा। या यूं कहेंगे जिसका नाम ले लें उसकी कट जाएगा। सांसद होना नहीं चाहिए, मुझे नहीं लगता कि सांसद होना चाहिए इस संख्या के बाद 48 पे, लेकिन इम्पॉसिबल इज नथिंग फॉर द बीजेपी लीडरशिप। राशिद जी, आपके हिसाब से क्या बीजेपी ध्यान में रखेगी? नाम नहीं पूछ रहे हम, लेकिन जो जनादेश मिला है, 27 साल का वनवास समाप्त हुआ, दिल्ली की जो चुनौतियां हैं, उनको अगर ध्यान में रखें तो क्या क्या समीकरण होंगे बीजेपी के मन में जिनको ध्यान में रखें? देखिए, एक तो जो लोकतंत्र का जो पैमाना होता है वो ये कि जो नया जो बीजेपी का जो विधायक मंडल है वो अपना एक नेता चुने, उसमें जिसको सबसे ज़्यादा संख्या हो उसको मिले, वो सबसे लोकतांत्रिक तरीका होगा। मुझे आपका एक इससे थोड़ी सी शिकायत है कि आपने किसी महिला किसी का नाम आपने स्पेकुलेट नहीं किया, क्योंकि बिल्कुल महिलाओं का नाम है। शिखा राय जो कि जीके से जीती हैं, सौरभ भारद्वाज को हराया है। इसके अलावा रेखा गुप्ता हैं जिन्होंने वंदना कुमारी को हराया, तो ये नाम भी विकास प्रवेश वर्मा का भी काफ़ी वो केस बनता है, क्योंकि उन्होंने मतलब एक बड़े चेहरे को, मैं गिरजा चौधरी से कह रहा था कि वैसे ये जैसे राजनारायण ने इंदिरा गांधी को हरा दिया था, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है उनके लिए। और उनका एक मध्य प्रदेश से भी के दामाद है, वहाँ के नेता प्रतिपक्ष विक्रम वर्मा थे, उनके ये दामाद है, तो मध्य प्रदेश का भी इनका कनेक्शन है। अमिताभ जी, आपको क्या लग रहा है, क्या समीकरण ध्यान में रखे जाएंगे? मुझे लगता है कि प्रवेश वर्मा जी का जो दावा है वो बहुत मजबूत है, क्योंकि जायंट किलर है, जायंट किलर है। दावा यानी हमारे हिसाब से दावा, उनके हिसाब से नहीं शायद। मुख्यमंत्री के खिलाफ लड़ने वाला मुख्यमंत्री का दावेदार सबसे प्रबल होता है। हाँ, कि भाई उन्होंने हराया है मुख्यमंत्री को, नई दिल्ली सीट से आते हैं, जो भी नई दिल्ली सीट जीतता है वो मुख्यमंत्री रहता है। जाट समाज से आते हैं, जाट समाज से कोई मुख्यमंत्री है नहीं, बहुत बड़ा मैसेज जा सकता है। आपको यूपी में चुनाव है, हरियाणा में भी जाट समाज ने भाजपा को अप्रत्याशित रूप से समर्थन किया था, तभी वो जाट समाज के
रीजन में जीत करके आए, वहाँ से रोहतक में भी अच्छी खासी सीटें आई थी, तो उनकी दावेदारी तो बनती है। और हो सकता है कि जैसा महाराष्ट्र में हुआ, देवेंद्र फडणवीस की सबसे बड़ी दावेदारी थी और उनका ही नाम हुआ, तो देखना पड़ेगा किसका नाम। बट यहाँ पे डेप्यूटी सीएम्स भी होंगे मुझे लगता है, 2 डेप्यूटी सीएम हो सकते हैं, एक सिख समाज से होगा ही मुझे लग रहा है 100% फॉर श्योर। 6 मंत्री में 2 डिप्टी सीएम हो गए तो 4 बेचारे निरीह हो छोटा राज्य है ना। और अखिलेश लेफ्टिनेंट हालांकि जैसे गोवा में भी हुआ, गोवा में भी 2 डिप्टी सीएम बना, लेकिन वो तो मजबूरी थी बनानी बीजेपी की। यहाँ साहब भी तो है मैसेज देना सिख समाज को, एक मैसेज देना पंजाब चुनाव से पहले, तो मुझे संजय जी, लगता है लेकिन जो पूर्वांचलियों की बात हुई है, हमने काफ़ी विस्तार से चर्चा की, आपको लगता है पूर्वांचलियों पर भी बीजेपी दांव लगा सकती है, क्योंकि बिहार में भी इसी साल विधानसभा का चुनाव होना है? देखिए, बिहार चुनाव से पूर्वांचली को यहाँ पे जोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ का वोटर यहाँ का मुख्यमंत्री कौन है उससे मतलब गाइडेड नहीं होता, या वहाँ का मुख्यमंत्री से यहाँ पे एग्जैक्ट। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? क्योंकि यहाँ तो बीजेपी ने जेडीयू को सीट दी, जेडीयू के नेताओं ने यहाँ प्रचार किया, सारे बिहार के नेताओं को बुला के प्रचार सीट करवाया। देना सामंजस्य का है, ताकि ये मैसेज नहीं जाए कि यहाँ पे अलग थलग करते हैं। और यहाँ भी ऐलानिया कोई गठबंदन नहीं हुआ, नहीं, ऐलान नहीं हुआ, सिर्फ अपनी अपनी पार्टी ने अपनी अपनी सीटें कर दी, हमेशा से दे रहे थे। जैसे वहाँ यूपी में 1-2 सीट दे देते हैं, लेकिन असल जो मतलब जेडीयू का मूल बेस जो है वो कुर्मी बेस था, तो वहाँ अलग वो अलायंस करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे मुझे लगता है कि पूर्वांचली फेस अगर होगा, देखिए उसका मूल कारण है कि पॉपुलेशन डायनामिक्स जो है ना दिल्ली का बदल चुका है। वो मदन लाल खुराना जी जब पंजाबी फेस थे, उसके बाद वो लेकर के आए साहिब सिंह वर्मा को, वो एक कारण थोड़ा निगेटिव में जा सकता है वैसे परवेज वर्मा के लिए, कि मतलब ये डायनेस्टी वाला आरोप उन पे लग सकता है। वैसे उनकी दावेदारी बहुत मजबूत है, लेकिन ये एक फैक्टर हो सकता है कि तो कंसिडरेशन कास्ट बैलेंस का रखेंगे या एडमिनिस्ट्रेशन का जो एक्सपीरियंस व्यक्ति हो वो? दिल्ली में मुझे लगता है कि एक सॉफ्ट फेस, भले ही वो आदमी अंदर से स्ट्रांग हो, बाहर से एक सॉफ्ट सुहाव फेस देने की जरूरत होगी, क्योंकि दिल्ली में जो पॉपुलेशन के हिसाब से देखेंगे वो एस्पिरेशनल क्लास है। जो माइग्रेंट भी आता है पूर्वांचली भी, वो अपने आप को पहले अगर वर्कर भी आया तो जो एस्पिरेशनल वो क्लास है, या जो नियो मिडिल क्लास की चर्चा मोदी करते हैं, उस क्लास में जाने वाला सेगमेंट होगा। तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से ऐसे व्यक्ति को चुना जाएगा जिसका फेस जो है ज़्यादा एक्सेप्टेबल फेस हो, काम की वो नियत हो, और बाकी चीज़ों में मतलब मैसेजिंग के। तो आप ये कह रहे हैं कि कोई महिला भी हो सकती है मुख्यमंत्री, या फिर कोई सिख भी हो सकता है? मनजिंदर सिंह सिरसा का नाम भी लोग ले रहे हैं। सिरसा बहुत सक्षम नेता हैं। सिरसा अगर सिख मंत्री तो निश्चित रूप से मेरे ख्याल में उनको होना चाहिए। और अगर आप देखेंगे शराब घोटाले में, मेरे हिसाब से सिरसा का आर्टिकुलेशन या उनका जो होमवर्क था वो बेस्ट था, या अदरवाइज भी सिरसा मतलब ग्राउंड पे भी अच्छे नेता हैं। आज भी जैसे ख़त्म हुआ तो वो वहाँ पे गए गुरुद्वारे, और परवेज वर्मा भी गुरुद्वारे गए, भले ही वहाँ पे वो थोड़ा सा लेट पहुँचे थे। तो ये जो मैसेजिंग है ना, और पॉपुलेशन डायनामिक्स इस तरह से चेंज हुआ है, तो आप उस चीज़ को ज़रूर मेरे ख्याल में वो ध्यान में रखेंगे कि कैसे वो शिफ्ट हुआ है, उसको हम कैसे मैसेज करेंगे, और इससे लार्जर मैसेजिंग मेरा क्या जाएगा। अब जैसे नायब सिंह सैनी एक नया मतलब इस तरह का चेहरा है, लोगों ने कहा कि क्या होगा, लेकिन उनकी डिलीवरी या केंद्रीय नेतृत्व का विश्वास मतलब इस तरह का था कि वहाँ देखिए किस तरह। अब वो सांसद भी थे उस वक्त जब उनको यहाँ वही है कि मूल देखिए अभी तक जो सांसद मुख्यमंत्री बनाएगा उसमें योगी आदित्यनाथ हैं, नायब सिंह सैनी है, और बीच में एक बार उत्तराखंड में तीरथ सिंह रावत बनाया गया। तीरथ सिंह रावत का जो एक्सपेरिमेंट था वो फेल रहा, लेकिन योगी आदित्यनाथ और नायब सिंह सैनी का जो एक्सपेरिमेंट था सुपर हिट रहा। मनोज तिवारी एक सांसद हैं जिनका नाम लिया जा रहा है कि वो पूर्वांचल के हो सकते हैं, और पूर्वांचली भी हैं, पॉपुलर चेहरा भी हैं, बिहार में भी और दिल्ली में भी। तो फिर मतलब वो राजा जी का गाना आज ही से बजने लगेगा, वो जो पंचायत में उनका हिट गाना वो चला था। मूल सवाल ये उठता है कि क्या कोई सांसद इस मैंडेट के बाद किसी को चुन सकते हैं क्या? ये 7 जो सांसद, लेकिन यूपी में तो जो मैंडेट था जब योगी आदित्यनाथ को चुना गया तो वो तो बेमिसाल था। यूपी की सत्ता में 36 साल के रिकॉर्ड टूटे थे। दोनों में एक ही सिमिलैरिटी है कि यूपी में जब जा रहे थे तो लोग पूछते थे यूपी में चेहरा कौन। अमित शाह जी उस समय प्रमोट कर रहे थे योगी आदित्यनाथ को, मतलब तमाम उन जगहों 7 शहरों के साथ बीजेपी लड़ी थी, है ना, और बीजेपी 325 मतलब 80% यूपी के उसके हिसाब से देखेंगे तो स्कोर किया था। उस हिसाब से अगर जाएंगे आप तो फिर यहाँ वहाँ पे सांसद हुए योगी आदित्यनाथ जी, मेरे ख्याल में पहली बार और आखिरी बार काला चश्मा पहने थे।
उस समय उनकी आंखों में आई फ्लू था। मैं एक बार ट्रेवल किया था मैंने उनके साथ, ऑप्टिक्स के हिसाब और वो मुझे याद है कि चॉपर में जब हम बैठे थे तो उन्होंने मुझे ये भी बोला था कि विकास थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना, मेरी आंखें आई हुई हैं। ऐसे ही बोलते हैं हिंदी पट्टी में, आंखें आई हुई हैं। तो वो जो है यहाँ देखना होगा कि क्या मतलब महिला तो बांसुरी स्वराज हैं, तो क्या वो या बाकी मनोज तिवारी ने जिस तरह से आज कॉम्प्लीमेंट किया स्टेट वीरेंद्र सचदेवा जी को, वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। डार्क हॉर्स हैं वीरेंद्र सचदेवा जी। मैं कहूँगा जितने भी हमने अध्यक्ष देखे हैं पुराने पिछले कुछ सालों में, उसमें सबसे अग्रेसिव और स्ट्रांगली बीजेपी को डिफेंड और उन्होंने सेक्रीफाइस भी किया इस सेंस में कि उन्होंने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया ताकि पूरा समय पार्टी को दे सके। पिछले 2.5 साल में वीरेंद्र सचदेवा ने झुग्गी झोपड़ी में रात बिता के कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करके झुग्गी झोपड़ी में एंट्री ली। उन्होंने आम कार्यकर्ता से प्रदेश अध्यक्ष तक का सफ़र तय किया, लो प्रोफाइल रखा, ना लोकसभा लड़े ना विधानसभा लड़े, और ऐसी बिरादरी से आते हैं जिसमें बीजेपी का दिल्ली में सबसे भरोसा है पंजाबी समुदाय से। 24 सीटों में पंजाबी समुदाय का दबदबा है। तो जो बात आप कह रहे हैं कि डार्क हॉर्स हैं, लेकिन गैर विधायक बना देना बीजेपी ने, मतलब ये 2-3 एक्सपेरिमेंट छोड़ दीजिए तो किया नहीं कभी ऐसा। और गुंजाइश कहाँ बनेगी? इस्तीफा किसी को देना होगा, फिर बाई इलेक्शन होगा, और फिर जैसा आम आदमी पार्टी के कह रहे हैं अतर जैदी साहब की खाली 2% का अंतर है। अतर जैदी साहब वाले पॉइंट सही बात नहीं है। 2% के अंतर में मत जाइए। 1% पे, आधे परसेंट पे सरकार है, 4%, 3 या 4%, अंतर 4% का है। स्विंग कितने परसेंट का है? आम आदमी का पार्टी का वोट शेयर खिलाफ 10% गिरा है। इसी बात पे मैं आशीष श्रीवास्तव जी को लाना चाहूंगा। काफी देर से वो इंतजार कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। आशीष जी, हमने अतर जैदी साहब से पूछा था यही प्रश्न, जो बात कही भी जा रही है आज दिन भर विश्लेषण में, कि आखिर कांग्रेस पार्टी को चुनाव लड़ने की ज़रूरत क्या थी। कुछ लोग तो ये भी पूछ रहे हैं, और फिर ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी लड़ी इसलिए 14 सीटों पर आम आदमी पार्टी हारी। अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन हो जाता तो शायद बीजेपी की सरकार नहीं बनती। देखिए, मैं इस पे थोड़ा पीछे से शुरुआत करूंगा। सबसे पहले तो आप लोगों ने जो 2 कारण बताए कि आम आदमी पार्टी की सरकार क्यों गिरी। सबसे पहला कारण आपने बताया भ्रष्टाचार, और दूसरा, आपकी आवाज़ चली गई है, शायद कुछ तकनीकी गड़बड़ है। आशीष जी आपके पास फिर से लौटेंगे आशीष जी, तब तक जी आप बात जारी रखें आशीष जी। हमारे पूर्व अध्यक्ष आज भी जी बोलिए। हेलो जी। तो 2 साल पहले जब ये कंप्लेंट की थी, शराब घोटाले का उजागर किया था, तो वो करने वाले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष दिल्ली प्रदेश के चौधरी अनिल कुमार जी थे। तो वो आज भी मेन कंप्लेनेंट है, और उन्होंने ही उजागर किया, और उसी के बेसिस पे अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो या सत्येंद्र जैन हो, सभी जेल में गए। और आप देखो, ये जितने लोग जेल में गए सभी हार गए ये चुनाव। तो कांग्रेस पार्टी जब ये 10 साल 11 साल से आम आदमी पार्टी थी, तो आम आदमी पार्टी को जब विपक्ष कांग्रेस यही कह रही थी कि आप जवाबदेह बनिए जो आप कदम ले रहे हैं दिल्ली के जनता के लिए। तो शराब घोटाले को उजागर किया, और ऐसे कई घोटालों को उजागर किया, जिससे कि आम आदमी पार्टी की साख कमजोर हुई पूरी दिल्ली में। क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के खिलाफ दिल्ली में चुनाव लड़ रही थी कांग्रेस, तो ऑब्वियस आम आदमी पार्टी ही सरकार में थी, तो उनके खिलाफ अगर चुनाव लड़ेगी तो आम आदमी पार्टी को उजागर करेगी। तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि हम दिल्ली में चुनाव नहीं लड़ रहे। हमने 15 साल शासन चलाया है, तो हम पूरा हक रखते हैं कि हम स्ट्रांगली। पर इससे आपको क्या फायदा हुआ आशीष जी आम आदमी पार्टी को कमजोर करके? क्योंकि 8 महीने पहले तो आपने उनके साथ मिलकर लोकसभा का चुनाव लड़ा था, आपने एक दूसरे के लिए वोट मांगे थे। लोकसभा चुनाव एक अलग चुनाव है, जहां पे हम भाजपा के खिलाफ जितने भी लोकतांत्रिक संगठन है उनको हम साथ लेकर चलने को तैयार थे। लेकिन जब हम दिल्ली की बात करते हैं, तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी सत्ता में काबिज थी, और आम आदमी पार्टी दिल्ली के जनता के साथ जो वादे करके आई थी, और जिस भरोसे पे दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को चुना था, वो बिल्कुल भी उस पर खड़े नहीं उतरे थे। और उसके बाद हम सारे लोग मिलके इसको बार बार देख रहे थे कि जितनी बार वो भ्रष्टाचार पे आए थे, और भ्रष्टाचार कर करके उन्होंने शीश महल खड़ा कर लिया। तो ये सब मुद्दे, हमारा फर्ज है, हम एक पॉलिटिकल पार्टी है, और हमारा फर्ज है कि हम ये जो भी सत्ता पक्ष में पार्टी बैठी है, हम उनको जवाबदेही बनाए कि आप जो काम कर रहे हैं वो जनता के पक्ष में करें, ना कि उनके विरोध में। लेकिन आशीष श्रीवास्तव जी, ये ऐसा तो नहीं है, मतलब आप जब आपको सूट कर रहा है तो आपको साथ में ले लेते हैं, जब नहीं सूट कर रहा है तो छोड़ देते हैं आप। पहले आपको, और इसी छोड़ा छावड़ी की वजह से पहले हरियाणा में आपको मुँह की खानी पड़ी, और अब अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में मुँह की खानी पड़ी। हारने से तो अच्छा है ना, थोड़ा गम खा लें। राजनीतिक गठबंधन है, और उसमें कहीं भी अपने
समझौता नहीं हो सकता। जहाँ पे कहाँ पे करना है और कहाँ पे नहीं करना है वो हमें उनके स्थिति को देखते हुए करना पड़ता है। तो ये राजनीतिक गठबंधन टूटते रहते हैं, लेकिन कभी भी आइडियोलॉजी नहीं टूटती है। तो हमारे आइडियोलॉजी के साथ ही हम लोकतंत्र में ये अच्छा, एक चीज लोकसभा बताइए, आज चुनाव वॉर लड़ते रूम हैं। की आपकी तस्वीरें आई थी जिसमें कांग्रेस के तमाम नेता ताली बजाते हुए, नाचते गाजते, झूमते दिखाई दिए थे। ये नाचना गाना झूमना अरविंद केजरीवाल की हार पे था या कांग्रेस का वोट शेयर 1.5% 2% बढ़ गया उस खुशी में था? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। किसी को वहां पे किसी दूसरे मुद्दे पे ये खुशी मनाई गई थी। ऐसा नहीं है कि चुनाव में हार जीते तो हम एकदम मायूस होकर ही बैठेंगे। इसके अलावा भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिसपे कि हम खुश हो सकते हैं। तो उससे ऐसा कौन सा कारण था जो आप बताना नहीं चाहते? खुशी तो बांटिए, बढ़ रही है। ये न्यूज में पब्लिक में बोलने के लिए नहीं है, ये आपस की बात थी। ऐसी कौन सी उसमें खुशी कोई थी? ऐसी बड़ी बात नहीं। ऐसी क्या खुशी थी जो पब्लिक में बोलने के लिए नहीं है और उसका बहुत वीडियो सारी- जारी बहुत करने सारी- के लिए है? बहुत सारी खुशी ऐसी होती है। तो खुशहाल वीडियो दिखने चाहिए कम से कम जनता को भी। कांग्रेस इतनी भी मायूस नहीं है एक जीत और हार से। कमाल ऐसी है। बात नहीं है कि निजी रूप से कांग्रेस आपसे जरूर मायूसी जानना में चाहेंगे कि ऐसी कौन सी खुशी थी? हैट्रिक तो हुई है ना। अतर जी, आप भी जाना चाहेंगे कि आप भी उनकी खुशी में शामिल होना चाहते हैं? विकास एक उर्दू का एक शेर है कि कांग्रेस की जो परफॉर्मेंस के ऊपर कि अब इतनी भी मैसर नहीं मैखाने में जितनी छोड़ दिया करते थे हम पैमाने में। तो ये आत्मचिंतन नहीं हो रहा है कि देखिए जीरो। अब जयराम रमेश कह रहे हैं कि सब सदन में हमारा प्रतिनिधित्व नहीं है लेकिन राज्य में होगा। राज्य में कैसे होगा? लोकतंत्र में तो सीट मान्य रखती है। सीट नहीं आई, तीसरी बार नहीं आई। 5 राज्य हैं जहाँ कोई विधायक नहीं है। तो ये बात, उसके बाद खुशी मनाए। अगर वहाँ किसी का जन्मदिन है तो वो बता देना चाहिए कि उसका वहाँ जन्मदिन था, कोई शर्त जीता। बिल्कुल। 0 से नीचे नहीं गए, क्या इस बात का सेलिब्रेशन था? सर 0 की हैट्रिक है। 0 के नीचे क्या जाती है? डबल पार्लियामेंट और बस क्रिकेट में वो पेयर होता है, ये 3-0 का क्या मतलब? क्रिकेट में होता है कि हैट्रिक हो गई बॉलर की तो खुशी मनाता है वो। देखिए, मैं एक चीज आज जीत बताना और चाहूंगा आंकड़ा मायने नहीं रखता है। उसमें जो जीत के एक आई है पार्टी, आत्मसंतोष, आगे एक 5 साल तक क्या काम करेगी तो वो जरूर कांग्रेस मायने आज रखेगा और इसके लिए दुष्संतोष पर जवाबदेह जश्न मना बनेंगे। रही थी कि हम नहीं जीते लेकिन केजरीवाल को हरा दिया। तो ये दुष्संतोष इनके लिए बहुत सेटिस्फैक्टरी चीज था। इसी पर ये सारा जश्न हो रहा था। मैंने भी अतर बहुत जी, कांग्रेसियों को सुना है। आपकी हार पे खुशी मना रहा था कांग्रेस वॉर रूम, ये कहना है बीजेपी नेता का। नहीं, देखिए वो अब उनकी पार्टी का अपना इंटरनल है। अगर वो खुशी मना रहे हैं तो ठीक है। अगर उनको लगता है कि उनको खुशी मनाने का वक्त है कि वो 0 पे थे और 0 पे ही हैं और उनको खुशी मनानी चाहिए तो बिल्कुल मनानी चाहिए। वो उनकी अपनी सोच है। लेकिन हम इस आज भी शुक्रगुजार हैं दिल्ली की जनता के कि हमारी एक नई पार्टी बनी थी। किसी ने सोचा भी नहीं था और दिल्ली की जनता ने 2013 में आशीर्वाद दिया, अरविंद जी को मुख्यमंत्री बनाया। उसके बाद 15 में थम्पिंग मेजोरिटी दी, 20 में थम्पिंग मेजोरिटी दी। तो हम अतर जी, आपने जो शुक्रगुजार 2% का कहा ना कि केवल 2% का गैप है, उस पर संजय सिंह हमारे साथ बैठे हैं, वरिष्ठ पत्रकार, वो कुछ कहना चाहते हैं। सर जी, आप कह रहे थे दिल्ली की जनता के खास शुक्रगुजार हैं। आप क्या इस बात के भी शुक्रगुजार हैं कि अरविंद केजरीवाल को जनता ने हरा दिया, आपके मनीष सिसोदिया को जनता ने हरा दिया, सौरभ भारद्वाज को हरा दिया, पूरी आपकी लीडरशिप का सफाया कर दिया? नहीं, देखिए जब हार होती है तो इस देश ने इंदिरा गांधी जी को भी हराया है, इस देश ने बड़े बड़े नेताओं को हराया है। तो हार जीत तो जब आप चुनाव में जाते हैं तो ये तो चुनाव का नियम है कि कभी आप जीतते हैं, कभी आप हारते हैं। लेकिन हार से आप निराश हो जाते हैं, वो हमारे अंदर नहीं है। अगर हम हारे हैं, हम उसको बिल्कुल एक्सेप्ट कर रहे हैं। हम मान रहे हैं कि हमसे कुछ गलतियां हुई होंगी, हम लोगों तक अपना मैसेज पहुंचाने में कामयाब नहीं रहे। हम आत्ममंथन करेंगे। हार जीत तो देखिए इस देश में बड़े बड़े नेता हारे हैं और इसको एक नई शुरुआत की तरह हम लेंगे और हम इसमें आगे देखेंगे कि हम और बेहतर क्या कर सकते हैं। लोगों तक जो बात हम नहीं पहुंचा पाए उसको आगे किस तरह से पहुंचा सकते हैं। और जो भी चुनाव होगा आने वाला, हम तो बहुत नई पार्टी है। हम तो एक तरह से न्यू बॉर्न बेबी आप कहें, 10-12 साल अभी पुरानी कभी पार्टी न्यू है। बॉर्न आपका अभी तो बहुत लंबा सफर तय करना है। अभी तो बहुत आगे चुनाव लड़ने हैं, पार्टी को बहुत आगे जाना है। तो ठीक है, दिल्ली की जनता ने हमें ये मैंडेट दिया है, इसको हम सरमाथे रखते हैं और आगे फिर से तैयारी लेकिन करके अतर फिर से जी, लड़ेंगे। मैंने आज इंटरव्यू किया हरदीप सिंह पुरी का, केंद्रीय मंत्री हैं। उनकी भविष्यवाणी है कि आम आदमी पार्टी आज की हार के बाद अब बिखरना शुरू हो जाएगी, पार्टी टूट जाएगी, पार्टी जल्दी खत्म हो जाएगी। वो ये कह रहे हैं। देखिए, जब हम 2013 में चुनाव लड़ रहे थे ना, तो 2013 में जितनी बड़ी पार्टियां थीं इस देश की जो दिल्ली में चुनाव लड़ती हैं, वो सब यही कह रहे थे कि ये लोग सिर्फ इस चुनाव के लिए हैं और ये लोग बरसाती मेंढक हैं। चुनाव है तो ये हैं और जब चुनाव खत्म हो जाएगा तो ये देखे से नहीं मिलेंगे। आर्काइव्स में आप जाके ये फुटेज अभी भी पड़े हुए हैं।
12 साल पुराने वो नहीं देख तो सकते ये बात हैं। सही है अतर जैदी जी, आपको याद दिला दूं, पता नहीं आप अन्ना आंदोलन में पार्टी से जुड़े थे कि नहीं। उस समय अगर अन्ना आंदोलन से जुड़े होते तो उस समय जितने चेहरे थे उसके 90% चेहरे आपकी पार्टी छोड़ के जा चुके हैं। आपकी पार्टी में सिर्फ 1 और 2 लोग, नंबर 1 और नंबर 2 मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल, 2 ही लोग रह गए। बाकी उस समय जितने चेहरे थे सब छोड़ गए। नहीं तो ये देखिए, बात कोई आप- नई नहीं थी, उस समय जो कहा गया था वो अक्षरता सत्य साबित हुआ है। नहीं, देखिए आप किसी भी पार्टी को उठा के देखेंगे, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, या किसी भी स्टेट की कोई पार्टी हो, बहुत से नेता आते हैं, बहुत से नेता जाते हैं। पॉलिटिक्स में ये सब कुछ चलता रहता है। लोग अपने कन्वीनियंस के हिसाब से पार्टियां ज्वाइन करते हैं, छोड़ते हैं। तो ये तो आप और पॉलिटिकल अगर नहीं, पार्टी इसमें से चला ज्यादातर रहे हैं- लोगों ने कोई पार्टी नहीं ज्वाइन की। उनका राजनीति बदलने का जो जज्बा था वही मर गया, राजनीति ही त्याग दी ज्यादातर लोगों ने। नहीं, वो अब उनका अपना निर्णय था, लेकिन राजनीतिक दलों में ये सब चलता रहता है। बहुत सारे लोग आएंगे जाएंगे, ये सफर चलता रहेगा इसी तरह से। तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं फिर से यही कहूंगा कि बिल्कुल आज बीजेपी की जीत हुई है, हम उनको शुभकामनाएं देते हैं और हम जो भी हमारी गलतियां रही हैं उस पर आत्ममंथन करके आगे बढ़ेंगे।